हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ाम फतेह में। देखिए, आप सभी को जैसे कि पता था कि 25,000 जो है आपके पद जो हैं आ चुके हैं। आप सभी को पता हो गया होगा। यहाँ पर पहले 52,000 का हम लोग सुन रहे थे, लेकिन कोई नहीं, 25,000 तो आए हैं। तो यहाँ पर आपकी एक सीट आपको एक मिल जाएगी। एक सीट आपको ही तो लेना है। आप लोग इस बात से लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो कि 52,000 आने वाले थे, 25,000 क्यों आए हैं। तो आपको तो सिर्फ एक सीट लेना है। अपने ज़िले में आपको एक रैंक ही तो लेना है, और वो भी पहली रैंक है। सबको अपने अपने ज़िले में भाई पहली रैंक लेना है। तो एक सीट पर आप लोग लड़ो, ठीक है, एक सीट पर लड़ो। ये 52,000 और 25,000 पर ना लड़ो। तो यहाँ पर देखिए, क्लास आपकी डेली चल रही है, और आप इस वीडियो में भी मैं आपको यहाँ पर क्लासेस दूंगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए हिंदी के प्रश्न ला रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। एक बार आप लोग देखिएगा, प्रश्नों का लेवल देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से इसको समझिएगा, तभी आप लोग इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। हमारी हिंदी सजीव भाषा है, इसी कारण ये पहले अरबी, फारसी आदि के संपर्क में आकर उनके व बाद में अंग्रेज़ी के भी शब्द ग्रहण करती जा रही है। इसे दोष नहीं, गुण ही समझना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्रहण शक्ति से ही हिंदी में नए शब्दों का आगमन हुआ है और होता जाएगा। क्या भाषा की विशुद्धता की किसी भी पक्षपाती में ये शक्ति है कि विभिन्न भाषाओं की सम्मिश्रण क्रिया में रुकावट पैदा कर दे? ये कभी संभव नहीं है। उपर्युक्त प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक हैं। हमें तो केवल इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण हमारी भाषा अपने स्वरूप को तो नष्ट नहीं कर रही है, कहीं भाषाओं के बेमेल शब्दों के मिश्रण से अपना रूप तो विकृत नहीं कर रही है। अभिप्राय यह है कि दूसरी भाषा के शब्द, मुहावरे आदि ग्रहण करने पर भी हिंदी ही बनी रही है या नहीं, बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही है। तो गद्यांश आपने पढ़ा बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है कि इस अवतरण का सबसे ज़्यादा उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? भाषा की सजीवता, हिंदी भाषा, हिंदी सजीव भाषा या भाषा सम्मिश्रण। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? हिंदी सजीव भाषा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि हिंदी में नए शब्दों को अपनाते समय किस बात को ध्यान में रखना चाहिए? हमारी भाषा इस सम्मिश्रण से अपना स्वरूप तो नष्ट नहीं कर रही है, या अन्य भाषाओं के बेमेल शब्दों से हमारी भाषा का रूप तो विकृत नहीं हो रहा है, या ऑप्शन नंबर सी दूसरी भाषाओं के शब्दों, मुहावरों आदि के ग्रहण से हिंदी बिगड़कर कहीं कुछ और तो नहीं होती जा रही है, या उपयुक्त तो सभी। तो यहाँ पर बताएंगे सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? सीमित शब्दकोश की वजह से, प्राचीन भाषा होने के कारण, हिंदी का प्रचार बढ़ने की वजह से, देवनागरी लिपि के कारण। तो सभी लोग करेंगे। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण, ये गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हिंदी में नए शब्दों का आगमन क्यों उचित है? हिंदी का प्रचार बढ़ने के कारण हिंदी में नए शब्दों का आगमन उचित है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी में अरबी फारसी के शब्द हैं, हिंदी में अंग्रेज़ी के शब्द हैं, हिंदी में और भी अनेक देशी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, या उपर्युक्त सभी। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो यहाँ पर देखिए ए, बी, सी तीनों ही बिल्कुल सही हो जाएंगे। तो इस तरह हमारे प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं, आप सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, कि हिंदी भाषा की वो कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो गद्यांश के अनुसार इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है, क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति, भाषा विशुद्धता का आग्रह, भाषा की रोमन लिपि में लिखना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी भाषा की वो कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? तो अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण करने की शक्ति जो है, ये एक ऐसी विशेषता है जिसको लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं। तो ये थे आपके गद्यांश से संबंधित। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, यहाँ पर आपको बताना है कि पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन कैसे हैं? दंत हैं, ओष्ठ हैं, तालव्य हैं, या कंठ हैं?
तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। आपका क्या हो जाएगा बताइए भाई। तो पा फा बा भा मा ये सारे क्या हो जाएंगे भाई, ओष्ठ के अंतर्गत आ जाएंगे। ओष्ठ व्यंजन ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही हैं। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, देवता, पुत्र, गुरुजन या ईश्वर। चलिए, तो आप सभी को याद रखना है यहाँ पर कि रस निष्पत्ति की दृष्टि से भक्ति रस का आलंबन निम्नलिखित में से कौन नहीं हो सकता, तो पुत्र नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बताइए भाई। एक शब्द क्या होगा, अशत्रु होगा, अजन्मा शत्रु होगा, अजात शत्रु होगा या अज्ञात शत्रु होगा। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। देखिए भाई, हम लोग क्या कहते हैं, अजात शत्रु कहते हैं, यानी कि जिसका शत्रु ही पैदा ना हुआ हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, अजात शत्रु कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का आपका सही उत्तर क्या हो सकता है। मीन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, शिखी होगा, शापक होगा, विभावरी होगा या मत्स्य होगा। मीन का पर्यायवाची शब्द आप सभी लोगों को बताना है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए आप सभी लोग, क्या हो सकता है आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो मीन का आपको याद रखना है, पर्यायवाची क्या हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा। मीन का पर्यायवाची मत्स्य हो जाएगा, आप सभी लोगों को याद रखना है। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं आप सभी का उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है घनिष्ठता का शुद्ध रूप निम्न में से कौन है बताइए भाई। यहाँ पर आपको सही वर्तनी बताना है घनिष्ठता की। तो आपने शब्द तो सुन रखा होगा, लेकिन आपको बताना है घनिष्ठता होता है या घनिष्ठता होता है बताइए भाई। यहाँ पर देखिए आपको इस वाले और इस वाले ऑप्शन में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा, तो बताइए इसका राइट आंसर घनिष्ठता होगा या टता होगा, घनिष्ठता होगा। तो आप सभी लोगों को याद रखना है घनिष्ठता होता है, ना कि घनिष्ठता। तो ऑप्शन नंबर सी जो लोग भी उत्तर कर रहे हैं बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को आपको बताना है, उत्तम पुरुष वाले जोड़े को आपको बताना है। तो क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए भाई। तो मैं हम होगा, तू तुम होगा, वह वे होगा या इसने इन्होंने होगा बताइए भाई। देखिए उत्तम पुरुष की यहाँ पर बात की गई है, उत्तम पुरुष की बात की गई है, मध्यम पुरुष होता है, उसके अलावा अन्य पुरुष होता है। तो उत्तम पुरुष में सबसे पहले हम अपनी बात करते हैं, ठीक, यानी कि हम अपनी बात करेंगे। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका आ जाएगा मैं और हम, ठीक है, मैं और हम आ जाएगा। उसके अलावा ये आपका क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा, और ये अन्य पुरुष हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और बता दीजिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। कटोरे भर उसने खीर खाई, इस वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। कटोरे है, भर है, उसने है या खाई है। चलिए, तो कटोरे भर उसने खीर खाई, इस वाक्य में अनुबद्ध संबंध बोधक अव्यय कौन सा है। तो भर जो है ये आपको याद रखना है, संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब कि हाथी आता है, ये वाक्य बहुवचन में अगर आप लोग बनाओगे तो कैसे ये वाक्य बनेगा भाई बताइए। हाथी आता है ये वाक्य बहुवचन में होता है, कैसे होता है ये आपको बताना है, बताइए। हाथियों आता है, हाथी आते हैं, या हाथियाँ आती हैं, या हाथे आते हैं। तो देखिए भाई तीनों वाक्य बिल्कुल सही लग रहा है सिवाय ऑप्शन नंबर बी के। तो हाथी आते हैं ये इसका बहुवचन बनेगा, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर होगा उन सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे। आबिद सुरती, अनंत पाई, अनिल कुमार या प्राण कुमार शर्मा। चलिए, तो कौन थे भाई, आप सभी को यहाँ पर याद रखना है कि बच्चों की कहानियाँ लिखने वाले और चाचा चौधरी पात्र के रचनाकार कौन थे। तो प्रमाण, क्या इनका नाम था, प्राण कुमार शर्मा इनका नाम था। तो ऑप्शन नंबर डी आपको याद रखना है। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर डी के साथ हैं बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपको। आपका अगला प्रश्न देखिए कि कुल का अर्थ होता है वंश,
परंतु इसके समरूपी शब्द कुल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। देखिए ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्द होते हैं। मैं आपको यहाँ पर समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का मतलब कई बार बता चुका हूँ। ये हो गया आपका श्रम, ये हो गया आपका श्रुति, ये हो गया आपका भिन्नार्थक, ये हो गया आपका शब्द। सम का मतलब क्या होता है? समान। श्रुति का मतलब होता है सुनने में, यानी कि जो सुनने में तो समान लगे, और भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग। यानी कि जो वो शब्द जो सुनने में तो समान लगे लेकिन उनका अर्थ कैसा हो जाए? भिन्न हो जाए, उनका अर्थ कैसा हो जाए? अलग अलग हो जाए, तो उन शब्दों को समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहा जाता है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए कि जो लिखा हुआ है कुल और कूल, ये सुनने में तो एक ही तरह से लग रहे हैं लेकिन इन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। कुल का मतलब तो हो जाएगा वंश, तो कुल का मतलब आपको बताना है। चलिए, तो इस तरह से जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, यानी कि कुल का मतलब वो लोग बता रहे हैं किनारा होगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है गहरा शब्द का भाववाचक स्वरूप आपको बताना है। बताइए भाई, तो गहरा अगर शब्द का आपसे पूछ लिया जाए कि इसका भाववाचक संज्ञा अगर बनेगी तो कैसे बनेगी, तो आप लोग क्या बताओगे? गहराई बताओगे, गहराना बताओगे, गहराई बताओगे या गहरा बताओगे? चलिए, तो अगर आपका उत्तर यहाँ पर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का, गहराई बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जय का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द है? तो जय का तो आप सभी को पता है विलोम क्या होगा? विजय होगा, पराजय होगा, परिविजय होगा या पराजय होगा। चलिए, तो सभी का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहा है, यानी कि जय का विलोम क्या हो जाएगा? पराजय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है देशभक्ति में कौन सा समास हो जाएगा? बताइए भाई, देशभक्ति में आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास होगा, द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा या अव्ययीभाव समास हो जाएगा? बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें देशभक्ति यानी कि देश के लिए भक्ति, क्या हो जाएगा भाई? देश के लिए भक्ति। तो आप सभी को पता है देश के लिए भक्ति का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, तो के लिए आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? के लिए आ जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा यहाँ पर समास। ठीक है, संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो संप्रदान किस में आता है? तत्पुरुष में ही आता है, तो इसका सही उत्तर तत्पुरुष हो जाएगा। अगर यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष समास लिखा होता तो हम लोग उसको टिक करते। खैर, यहाँ पर संप्रदान लिखा नहीं है, तत्पुरुष ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जिन लोगों का भी उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, कायिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक किसके भेद हैं? अनुभाव के, विभाव के, संचारी भाव के या स्थायी भाव के? चलिए, तो सभी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्या होगा आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर? तो यहाँ पर जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए को सोच रहे हैं कि ये इसका उत्तर हो सकता है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आपको याद रखना है कि कायिक, वाचिक, आहार और सात्विक ये किसके भेद हैं? ये हैं आपके अनुभाव के भेद हैं। किसके भेद हैं? आपको याद रखना है अनुभाव के भेद हैं। अनुभाव क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, रस के कितने अंग होते हैं? रस के जो है रस के 4 अंग माने जाते हैं। रस के 4 प्रमुख अंग माने जाते हैं। कौन कौन से भाई हो गए? एक तो ये अनुभाव हो गया आपका, उसके अलावा विभाव हो गया आपका, उसके अलावा व्यभिचारी हो गया और उसके अलावा संचारी हो गया। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अनुभाव आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द आपको बताना है। उलूक होगा, कूप होगा, ओझा होगा या पुत्सक हो जाएगा? बताइए, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द हो जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए तद्भव शब्द की बात है। यहाँ पर अगर बात करें उलूक की, कूप की, पुस्तक की, तो ये सारे कैसे शब्द हो जाएंगे? तत्सम शब्द हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम लोग ओझा की बात करें तो ओझा क्या हो जाएगा भाई? आपका ये हो जाएगा तद्भव शब्द। अगर हम लोग इसके तत्सम की बात करें तो क्या इसका तत्सम बन जाएगा? उपाध्याय इसका तत्सम बन जाएगा। ओझा का क्या बन जाएगा? उपाध्याय बन जाएगा। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को आपको पहचानना है। कौन सा इसमें से आपको विशेषण लग रहा है? ऐतिहासिक, उपासना, आश्वासन या अपेक्षा?
चलिए, तो क्या होगा, आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग बात करें ऐतिहासिक की बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा विशेषण शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। क्योंकि ऐतिहासिक का इस्तेमाल मान लीजिए अगर हम लोगों ने किया ऐतिहासिक उपन्यास, तो ये उपन्यास की विशेषता बता रहा है। ऐतिहासिक दस्तावेज़ मान लीजिए कोई भी चीज़ है, तो ये दस्तावेज़ की विशेषता बता रहा है, तो इसलिए ये आपका विशेषण शब्द हो जाएगा ऐतिहासिक। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। तो फिर से आपके सामने समश्रुति भिन्नार्थक शब्द आ चुके हैं। यहाँ पर आपको अवलंब और अविलंब सुनने में तो एक समान लगेंगे, लगभग एक समान लगेंगे, लेकिन इन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो आपको बताना है अवलंब का मतलब क्या होगा और अविलंब का मतलब क्या होगा, तो दोनों को आपको बताना है भाई मतलब। तो देखिए, अगर हम लोग बात करें विलंब का मतलब क्या होता है, देरी होता है, और इसमें छोटा आ लग गया, यानी कि अविलंब का मतलब क्या हो जाएगा, तो शीघ्र हो जाएगा। इतना तो आपको पता है, शीघ्र हो जाएगा। और शीघ्र कहाँ पर दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। यहाँ पर तो शुरू में दे रखा है, तो ये तो उसका उत्तर होगा नहीं, क्योंकि ये तो बता रहे हैं कि अवलंब का मतलब होता है शीघ्र, जो कि गलत है। अविलंब का मतलब होता है शीघ्र, और सहारा जो है ये अवलंब का अर्थ हो जाएगा। अवलंब का अर्थ हो जाएगा सहारा और अविलंब का अर्थ हो जाएगा शीघ्र। तो जिनका भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग अब, कि किनारा के लिए सही पर्यायवाची शब्दों को बताना है आपको। बताइए भाई, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है, बताइए भाई। किनारा पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति कौन सी हो जाएगी, आपको याद रखना है। ये जो आपका तट लिखा हुआ है, उसके अलावा जो तीर लिखा हुआ है, उसके अलावा जो कगार लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएंगे, आपको याद रखना है। किनारा पर्यायवाची वाले शब्द की पंक्ति हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। आप सभी को याद रखना है, ये सारे जो है किनारे के पर्यायवाची हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, वर्णों के समुदाय को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे, अक्षर कहेंगे या क्रिया कहेंगे। तो आप सभी को बताना है भाई, वर्णमाला, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णमाला ही कहा जाता है। वर्णों के समूह को क्या कहा जाएगा, वर्णमाला कहा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए को चुन रहे हैं, बिल्कुल सही उनका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इसमें आपको बताना है कृष्ण ने कंस को मारा। इस वाक्य में कारक आपको बताना है कौन सा है भाई, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो आपने देखिए पढ़ा होगा, ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस तरह से, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पर देखिए ने आया है, तो ये किसका हो जाएगा, कर्ता का हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ गया भाई, हंस ने को आ गया है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कर्म को हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, कर्ता और कर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी को चुन रहे हैं, सी को चुन रहे हैं, तो बिल्कुल सही उत्तर हो गया उन सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखिए, और इसमें आपको बताना है कि जिसका वर्णक्रम आदि, लघु, मध्यम, गुरु, अंत लघु हो, उसका गण क्या होगा, भगड़ होगा, जगड़ होगा, तगड़ होगा या यगड़ होगा। तो यहाँ पर आपके प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जगड़ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसमें से आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। वह कितना सुंदर दृश्य है, 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 कौन सा चिन्ह आएगा, ये आपसे मेनली तरीके से पूछा जा रहा है भाई, बताइए। चलिए, तो अगर हम लोग बात करें शुद्ध वाक्य, तो मुझे यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर कौन सा लग रहा है, देखिए भाई, यहाँ पर वह तो बिल्कुल सही लिखा हुआ, कितना सुंदर, ये बिल्कुल सही वाक्य आपका है। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया भाई, है नहीं आएगा, बल्कि क्या आना चाहिए, है आना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें होती है जो आप लोग एग्ज़ाम हॉल में जल्दबाजी में ऐसे प्रश्न गलत कर देते हो। यहाँ पर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये है था और ये क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है। तो वह कितना सुंदर दृश्य है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जो लोगों का भी उत्तर जा रहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उन सभी लोगों का। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। महोत्सव का आपको बताना है संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए भाई। महोत्सव का संधि विच्छेद के बारे में बताना है, और उसमें कौन सी संधि का इस्तेमाल किया गया है ये भी आप लोग को बताना है। तो अगर हम लोग बात करें महाधन उत्सव,
धन उत्सव जो है ये आपका महोत्सव का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब, सत्याग्रह का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा हो जाएगा? सत्याग्रह का आपको बताना है समासिक विग्रह क्या हो जाएगा, बताइए इसका राइट आंसर आप सभी लोग बताइए भाई। तो सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, सत्याग्रह यानी कि सत्य के लिए आग्रह, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब और बता दीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताइए। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कमल कोमल कर में संप्रीत सप्रीत, इस पंक्ति में कौन सा किसका लोप हुआ है? वाचक शब्द का, उपमेय का, उपमान का या समान धर्म का? बताइए भाई। सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग इसका राइट आंसर करेंगे भाई, बताइए। तो अगर आपका उत्तर वाचक शब्द आ रहा है यानी कि से का यहाँ पर लोप हुआ है, वाचक शब्द आ रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा विशेषण शब्द है। क्षेत्रीय एक विशेषण शब्द है, शोभ एक विशेषण शब्द है, जांचना एक विशेषण शब्द है या पक्ष एक विशेषण शब्द है? तो बताए भाई, किसके द्वारा एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जा सकती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें जो क्षेत्रीय आपका ये शब्द हो जाएगा, ये एक आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। कैसा शब्द हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा, जिसके मान लीजिए हम लगा सकते हैं क्षेत्रीय दल। क्या लगा सकते हैं? क्षेत्रीय दल। तो जो दल की ये विशेषता बता रहा है क्षेत्रीय के द्वारा, उसी प्रकार से हम क्षेत्रीय नेता भी कह सकते हैं, जो क्षेत्र का नेता होता है। तो नेता की विशेषता बताई जा रही है क्षेत्रीय के द्वारा। जो क्षेत्रीय शब्द है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और जो लोग भी ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, आप सभी का उत्तर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको बताना है द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ और कहाँ पर संपन्न हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए भाई, कब हुआ और कहाँ पर संपन्न हुआ? जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। 28 से 30 अगस्त 1976 मॉरिशस में, 28 से 30 अगस्त 1977 लंदन में, या 1975 मालदीव में, या 1978 कोपेनहेगन में? बताइए भाई। चलिए, तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको याद रखना है कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो मॉरिशस में हुआ। और कब हुआ? तो 28 से 30 अगस्त के बीच हुआ, यानी कि 28 अगस्त 1976 से लेकर 30 अगस्त 1976 तक। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए कि माधवी अत्यंत सुंदर गाती है। रेखांकित शब्द आपको बताना है। ये जो यहाँ पर अत्यंत लिखा हुआ है ये क्या है, ये आपको बताना है। संज्ञा है, समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, या क्रिया की विशेषता बताई जा रही है इसके द्वारा? तो क्या होगा? आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए, बताइए भाई। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ये क्या हो जाएगा आपका? अत्यंत जो शब्द है ये आपका हो जाएगा क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अत्यंत सुंदर गाती है। अगला प्रश्न देखिए, और इसमें आप सभी लोगों को बताना है कि चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है, ये आपको बताना है भाई। कौन से कारक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके लिए भाई, बताइए क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का। अधिकरण का यहाँ पर कारक का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक। अधिकरण कारक का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखिए कि चोर ने, तो यहाँ पर आपका क्या आ गया? कर्ता आ गया। आपका क्या आ गया भाई? कर्ता कारक आ गया। उसके बाद लिखा हुआ है धन के लिए, तो ये जो है के लिए किसका होता है? संप्रदान का होता है, आप सभी को पता है। उसके बाद लिखा हुआ है धारदार हथियार से, तो ये क्या हो गया? ये आपका कर्ण कारक हो गया, ठीक। उसके बाद लिखा हुआ है व्यवसायी की गर्दन, तो यहाँ पर जो की आया है ये क्या? संबंध कारक है, आप सभी को पता होगा। धड़ से अलग कर दिया, तो यहाँ पर जो से आया है अलगाव हो रहा है, यानी कि धड़ से अलग किया जा रहा है, तो यहाँ पर आपका कर्ण कारक हो जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है यहाँ पर इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं किया गया है, तो अधिकरण का नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। गोपनीय आपको बताना है, क्या आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विलोम शब्द आपको इसका बताना है, पारदर्शी होगा, राज होगा, बताइए भाई। पारदर्शी होगा, राज होगा या शासकीय होगा?
चलिए, तो आप सभी को पता है कि गोपनीय का क्या हो जाएगा भाई, इसका विलोम पारदर्शी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें भी आपको बताना है शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा, मृत होगा, बलवान होगा, चंचल होगा या आपके जीव हो जाएगा। तो सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर भाई, बताइए। तो आप सभी को पता है कि शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा भाई, चंचल होता है। शिथिल का विलोम क्या हो जाएगा, तो चंचल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। तो जिनका भी आंसर, जो लोग भी ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, बिल्कुल सही है उनका उत्तर। अगला प्रश्न देखिए कि अतिचय शब्द में उपसर्ग आपको बताना है क्या होगा, अति होगा, छोटा आ होगा, अत होगा या अतय होगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए उपसर्ग को बताने से पहले सबसे पहले हम लोग उसकी क्या करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं। ये तो हम लोग संधि विच्छेद इसलिए करते हैं कि जानकारी के लिए, क्या पता आपसे अत्युच्च की संधि विच्छेद पूछ ली जाए और इसमें कौन सी संधि है इस बात को भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, अत्युच्चय की संधि विच्छेद भाई क्या हो जाएगी, अति हो जाएगी, एक सार्थक शब्द बन गया, अति हो जाएगी और क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। तो ये तो इसकी भाई क्या बन जाएगी, संधि विच्छेद बन जाएगी। उपसर्ग पूछा है तो अति आ जाएगा, प्रत्यय पूछते तो उच्च आ जाता। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, या रा लावा, या रा लावा से पहले अगर कोई आधा वर्ण आ जाता है तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, बताइए भाई, वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो अगला प्रश्न देखिए आप लोग, अब इसमें आपको बताना है निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है, बताइए भाई, जल्दी से करेंगे आप सभी लोग। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा, निम्न में से किस शब्द में उर्दू उपसर्ग है। चलिए, तो सभी लोग बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बदनाम की, बदनाम की ये दो शब्दों से मिलकर बना है, किस किस से, बद से बना है और किससे बना है, नाम से बना है। बद से बना है, नाम से बना है। यहाँ पर पूछा गया है कि उपसर्ग है, यानी कि बद जो होगा वो बद जो होना चाहिए कैसा होना चाहिए, उर्दू का शब्द होना चाहिए। और बद का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। ठीक है, बद का मतलब क्या होता है, बुरा होता है। जैसे मान लीजिए एक शब्द होता है बदबू, तो बद का मतलब क्या हो जाएगा, बुरा, और बू का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, गंध हो जाएगा। तो बुरी गंध, ठीक है, बुरी गंध। बदनाम का क्या हो जाएगा, बुरा, जिसका बुरा नाम हो तो वो क्या कहलाएगा, बदनाम कहलाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ आंसर जा रहा है तो बिल्कुल सही होगा आपका उत्तर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग अब और बताएंगे आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या हो सकता है। निम्नलिखित में से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है, ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा। आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग, बताइए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सममात्रिक छंद का एक उदाहरण होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है भाई, बताइए। दोहा होगा, सोरठा होगा, चौपाई होगा या ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रश्न अगर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप सभी लोगों का, चौपाई। देखिए ये छंद का आपका प्रश्न था, तो यहाँ पर मैं आपको छंद से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप सभी लोग भाई ध्यान कर लीजिए। ठीक, तो पहला बात तो देखिए आपको याद रखना है कि छंद शब्द जो है ये कौन सी धातु से बना है भाई। छंद शब्द जो है ये आपको याद रखना है, ये छद धातु से बना है। कौन सी धातु से बना है, छद धातु से बना है। इसका मतलब क्या होता है, छंद का मतलब होता है खुश करना। छंद का मतलब क्या होता है, छंद का मतलब होता है, आपको याद रखना है, खुश करना, इसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा आप सभी लोगों को कुछ और भी याद रखना है, जैसे कि आपको याद रखना है कुछ बातें कि गणों की संख्या कितनी होती है, आपसे पूछा जा सकता है। तो गणों की संख्या होती है 8, ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए भाई, छंद का सबसे पहले उल्लेख जो है वो कहाँ पर मिलता है। तो आप सभी को याद रखना है, सबसे पहला जो वेद था, सबसे पुराना वेद जिसको कहा जाता है, तो ऋग्वेद में मिलता है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाएगा छंद का सबसे पहले उल्लेख जो है कहाँ पर मिलता है, तो ऋग्वेद आपको बताना है। चलिए, तो अगला प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की आप सभी लोग कोशिश। कौन सा कथन सही नहीं है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए भाई, भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में होते हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से बिल्कुल सही हो जाएगा। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं में ही होते हैं। कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं। कर्तृवाच्य भी अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होते हैं। सभी प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक होती हैं। तो सभी लोग पढ़ेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बताइए भाई। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में कि कर्मवाच्य अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं में होता है।
ठीक है, ये जो है आपका अशुद्ध हो जाएगा। इसका सही रूप क्या होगा? ठीक, कर्मवाच्य में हमेशा जो है सकर्मक क्रिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी ही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग अब, और इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। बताइए, दिए गए वाक्यों में त्रुटि वाले अंश को आपको ए बी सी से इंगित करना है। अगर त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को आपको चुनना है। बताइए भाई। तो सूर्योदय हुआ, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर ए में, सूर्योदय हुआ, पक्षियों ने चहचहाना शुरू कर दिया। कोई त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। सभी लोग करेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। भाई क्या हो सकता है? तो यहाँ पर भाई देखिए, ध्यान से देखने पर हमको मालूम पड़ रहा है कि सूर्योदय हुआ और बिल्कुल सही है। यहाँ तक पक्षियों ने चहचहाना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर हमको त्रुटि नज़र आ रही, शुरू कर दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर शुरू जो है इस प्रकार से नहीं आना चाहिए था। शुरू आपका नहीं होगा, क्या होगा? शुरू होगा। शुरू नहीं होगा, शुरू होना चाहिए था। तो जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ ये आना चाहिए था। और अगर